अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है राइट ऑफ प्रीएम्पशन, जिसको हम प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे किन किन लोगों के पास प्रीएम्पशन का हक मौजूद है, हक शुफा मौजूद है, और ये पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 की किस प्रोविजन के तहत हक शुफा दिया जाता है लोगों को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रीएम्पशन जो है ये विलेज कम्युनिटीज के अंदर पाया जाता था ब्रिटिश इंडिया में, और इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो बेस है, वो मोहम्मदन लॉ के अंदर भी पाई जाती है। जो प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर मुगल रूलर से पहले नहीं था, पहले ये नहीं जाना जाता था। लेकिन जब मुगल रूलर्स आए और उनके बाद का जितना भी दौरानिया है, उस दौर में ये जो प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट है ये जाना जाने लगा, और इसी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट ग्रो करता गया, और ये बहुत ज्यादा विलेज कम्युनिटीज ने इसको इख्तियार करना शुरू कर दिया। जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये तब अराइज होता है जब कोई प्रॉपर्टी बिक जाए और खरीदार वो बंदा ना हो जिसका हक हो पहले, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद ना हो उस बंदे को जो हक रखता हो पहले से। जो राइट है ये सिर्फ तब अराइज होता है जब सेल मुकम्मल हो जाती है। हक शुफा उन प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर के ऊपर अराइज नहीं होता जो गिफ्ट के जरिए से या जो सदके के जरिए से, वक्फ के जरिए से या फिर इनहेरिटेंस वरासत में ट्रांसफर होती है, उनके ऊपर हक शुफा नहीं लगता। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 2B, 2C, 5, 6 और 13 पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का डील करता है इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ प्रीएम्पशन। अब टेक्निकल अरबिक टर्म प्रीएम्पशन के लिए जो इस्तेमाल होती है वो शुफा है, और शुफा का मतलब एडिंग या प्रेफरेंस होता है, मतलब कोई हक के अंदर इजाफा होना, मतलब कि एक बंदे का ऑर्डिनरी राइट हो और एक का स्पेशल राइट हो, तो ये जो स्पेशल चीज है ये उसके राइट के अंदर ऐड होती है, वो ज्यादा काउंट होती है। और दूसरी तरफ इसका मतलब प्रेफरेंस आ जाती है कि बाकियों से हट के इस बंदे को प्रेफर किया जाए, ये चीज प्रेफरेंस है। और प्रीएम्पशन के अंदर प्रेफरेंस ही कंसिडर होती है, एडिंग ही कंसिडर होती है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्पशन। सेक्शन 2C पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का कहता है कि जो राइट जिसके जरिए से किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाए परचेज करके, और ये जो परचेज हो ये प्रेफरेंस में हो बाकी लोगों से हट के, मतलब अगर 5-6 खरीदार हैं तो उसमें जिस बंदे को प्रेफरेंस हो वही उस प्रॉपर्टी को खरीदे उस हक की वजह से, तो वो हक प्रीएम्पशन कहलाता है। अब मुल्ला क्या कहते हैं इस बारे में। मुल्ला कहते हैं कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये वो राइट है जो एक ऑनर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रखता है, पोजेस करता है, कि वो एक्वायर कर सके, खरीद कर कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बिक गई हो किसी तीसरे बंदे को, किसी थर्ड पर्सन को। मतलब कि इसमें एक प्रॉपर्टी सेल हो रही थी और इसमें जो दूसरा बंदा है वो प्रॉपर्टी कोई पहले से ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा रखता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बिक रही है वो उसको बेचने के बजाय किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दी गई है, तो ये हक अराइज हो जाता है उस पहले बंदे का जो पहले से ही एक प्रॉपर्टी खरीद के बैठा है, उसका कब्जा रखता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो बिक रही है वो प्रॉपर्टी भी यही बंदा खरीदेगा, ये चीज प्रीएम्पशन में आती है। नेक्स्ट हेडिंग है इस्लामिक लॉ ऑफ प्रीएम्पशन। अब इस्लामिक लॉ में प्रीएम्पशन के कॉन्सेप्ट को दो स्कूल ऑफ थॉट बयान करते हैं। जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक पर्सनल राइट है, एक बंदे का जाती राइट है। अगर वो बंदा मर जाता है तो ये हक उसके लीगल हेयर्स के अंदर सरवाइव नहीं करता, ये हक उसी बंदे के साथ खत्म हो जाता है जिसकी मौत वाकई हो जाती है। जो लीगल हेयर्स हैं वो खुद क्लेम करना चाहते हैं प्रीएम्पशन का हक शुफा क्लेम करना चाहते हैं, तो फिर वो अपनी बुनियाद पे खुद खड़े होंगे, वो ये क्लेम नहीं कर सकते ये हमारे एंसेस्टर का हक था तो ये हमारा भी हक है। ये फुटिंग वो नहीं अडॉप्ट कर सकते। अगर उन्होंने हक शुफा करना है तो फिर उनको अपनी अलग से फुटिंग क्रिएट करनी होगी, अपनी अलग बेस बनानी होगी। लेकिन जो शाफी हैं या शिया स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन हेरिटेबल राइट है, ये आगे लीगल हेयर्स को भी ट्रांसफर होता है, उनके अंदर भी डिवॉल्व होता है। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देख लेते हैं प्रीएम्पशन के हवाले से।
सही बुखारी और तिरमिजी के अंदर यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसायों का हक है प्रीएम्पशन का, हमसायों के पास हक शुफा मौजूद है। नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब इसके कुछ मेन फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है वीक राइट। जहां तक तो बात है प्रॉपर्टी के हवाले से हक शुफा क्लेम करने की, तो बाकी राइट से अगर इसको कंपेयर किया जाए जिसमें ईजमेंट राइट आ जाते हैं या फिर कोई और राइट हो, तो उनके साथ कंपेयर करते हुए हक शुफा प्रीएम्पशन का राइट ये कमजोर हक है उनके मुकाबले में। नेक्स्ट है पर्सनल राइट। जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये एक पर्सनल राइट है, ये किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो बंदा खुद क्लेम करेगा, उसके बिहाफ पे कोई और बंदा क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव एंड रेमेडियल राइट। अगर किसी प्रॉपर्टी के कोई जॉइंट ओनर्स हैं और उनमें से कोई एक ओनर प्रॉपर्टी को सेल कर देता है और वो दूसरे की मर्जी नहीं लेता, तो ऐसी सूरत में जो दूसरा ओनर है, जो जॉइंट ओनर है, उसके पास सब्सटेंटिव और रेमेडियल दोनों राइट्स मौजूद होते हैं। अब जो उसका रेमेडियल राइट है वो इस वजह से है क्योंकि वो जॉइंट ओनर है उसके अंदर, और जो सब्सटेंटिव राइट है वो इस वजह से है क्योंकि अगर कोई नया आने वाला ओनर जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है, ये उसको खतरा है, तो यही उसका सब्सटेंटिव राइट है कि वो इस हार्म से बचने के लिए कोई भी दावा कर सकता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटिव राइट। जो प्रीएम्पशन है उसके अंदर प्रॉपर्टी को रीपरचेज नहीं किया जाता, बल्कि ये राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मतलब कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उससे वापस लेकर उस बंदे को दे दी जाती है जो प्रीएम्पशन क्लेम करता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि फिर जिसने खरीदी हो उस बंदे को कहा जाए कि अब तुम प्रॉपर्टी इस बंदे को बेचो। अब अगर ऐसा हो तो वो रीपरचेज में आ जाएगा, लेकिन ये रीपरचेज का हक नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन का राइट है। तो इसमें एक बायर की जगह दूसरा बायर लाया जाता है, तो इस चीज को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रीएम्प्टर टू टेक होल बार्गेन, के जो प्रीएम्प्टर है जो प्रॉपर्टी का क्लेम कर रहा है उसके पास ये हक मौजूद है कि वो उसको होल बार्गेन करेगा, वो उसका कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता, उसे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल राइट, के जो प्रीएम्पशन है ये एक प्रेफरेंशियल राइट है। इसके अंदर प्रेफर किया जाता है किसी जानने वाले बंदे को कि वही खरीद ले जो मोहल्ले में इलाके में रह रहा है, जो साथ वाला बंदा है, जो गली में रह रहा है, कोई भी, बजाय ये कि कोई बाहर से कोई बेगाना कोई स्ट्रेंजर शख्स आए और वो इस कम्युनिटी में आबाद हो, तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर अपनों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है मेन ऑब्जेक्ट्स पर्पसेस ऑफ प्रीएम्पशन, के प्रीएम्पशन के मकासद क्या है, कुछ मेन पर्पसेस इसके देखते हैं। सबसे पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज, के प्रीएम्पशन के जरिए से कायम की जाती है, मेंटेन रखी जाती है वैल्यूज किसी भी मखसूस एरिया की। इसमें वही बात है कि कोई बाहर से शख्स आके तो उस इलाके की जो वैल्यूज हैं उनको खराब ना करे। फिर है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, के प्रीएम्पशन के जरिए से सोसाइटी के डेकोरम को, सोसाइटी में जो माहौल है उसको मेंटेन रखा जाता है, कोई बाहर से शख्स आके उसको खराब ना करे, अंदर के लोग ही अगर खरीद लें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, ये सबसे ज्यादा अहम मकसद है प्रीएम्पशन का कि किसी भी मखसूस एरिया की जो प्राइवेसी है उसकी हिफाजत की जाए, कोई बाहर से शख्स आके उस सोसाइटी की जो प्राइवेसी है उसको खराब ना करे। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी ऑफ विलेज। अब जहां तक तो बात है इंटेग्रिटी ऑफ विलेज की, तो कोई इसमें बाहर का बंदा आकर विलेज के अंदर रह नहीं सकता परमानेंटली, क्योंकि ये विलेजेस की इंटेग्रिटी के खिलाफ है। तो इसी वजह से विलेजेस की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए ये प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट निकाला गया कि जो गांव के लोग हैं वो खुद ही, अगर कोई प्रॉपर्टी अंदर सेल हो रही है, कोई गांव वाला बेचना चाह रहा है तो कोई और गांव वाला ही खरीद ले, बजाय ये कि कोई बाहर से शख्स आए और वो गांव की इंटेग्रिटी को, सालमियत को खराब करे। नेक्स्ट है डिस्करेजमेंट टू स्ट्रेंजर, ये भी एक अहम मकसद है। वही बात है कि इसके जरिए से, प्रीएम्पशन के जरिए से जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो बेगाने लोग हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो किसी भी सोसाइटी के अंदर आके कोई प्रॉपर्टी खरीद ना सके और ना ही वहां कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट टू नेबरहुड, जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उसका मकसद ये है कि जो हमसायगिरी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। मतलब कि इसमें जो अगर साथ वाला शख्स कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है जो आप सेल कर रहे हो,
तो आप उसी को ही बेच दो, ये उसके लिए एक रिस्पेक्टेबल बात है कि वो ही यहाँ पे रह जाए, कोई और शख्स बाहर से आके ना उसको डिस्टर्ब करे ना ही गांव के किसी शख्स को डिस्टर्ब करे। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अकबर और बाबर ये को ओनर हैं किसी एक मखसूस प्रॉपर्टी के। अगर अकबर बिना बाबर को बताए प्रॉपर्टी सेल कर देता है अली को, तो फिर बाबर के पास ये हक मौजूद है कि वो अदालत में जाके प्रियम्पशन का दावा दायर कर ले लॉ ऑफ प्रियम्पशन के तहत। नेक्स्ट हेडिंग है व्हेन डज द राइट ऑफ प्रियम्पशन अराइज। सेक्शन 5 पंजाब प्रियम्पशन एक्ट 1991 का कहता है कि जो राइट ऑफ प्रियम्पशन है, हक शुफा है, ये तब अराइज होता है जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो जाए। अब जो सेल है प्रियम्पशन के अंदर वो वैलिड भी होनी चाहिए, कंप्लीट भी होनी चाहिए और बोनाफाइड भी होनी चाहिए। जो राइट ऑफ प्रियम्पशन है ये सिर्फ तब अराइज होता है जब प्रॉपर्टी अगर सेल हो या फिर एक्सचेंज हो, मतलब एक्सचेंज के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी ली जाए। ये वहां पे अराइज नहीं होता जहां पे ट्रांसफर के अंदर कोई कंसिडरेशन मौजूद ना हो या फिर जो ट्रांसफर हुई है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हो। अब विदाउट कंसिडरेशन के अंदर वही गिफ्ट, सदका, वक्फ वगैरह आ जाती हैं जिसके ऊपर राइट ऑफ प्रियम्पशन क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हेडिंग है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू क्लेम द राइट ऑफ प्रियम्पशन। सेक्शन 6 जो है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रियम्प्टर क्या होता है। सेक्शन 2B पंजाब प्रियम्पशन एक्ट 1991 का प्रियम्प्टर की डेफिनेशन देता है कि वो शख्स जो राइट ऑफ प्रियम्पशन क्लेम करे, जिसके पास राइट ऑफ प्रियम्पशन हक शुफा मौजूद हो, उस शख्स को हम प्रियम्प्टर बोलते हैं और इसको शाफी भी कहा जाता है। इसमें आ जाएगा हु में एक्वायर द राइट ऑफ प्रियम्पशन। तो राइट ऑफ प्रियम्पशन मेल भी एक्वायर कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है, माइनर भी कर सकता है, मेजर भी कर सकता है, या फिर कोई ऑनर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो भी प्रियम्पशन का राइट एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है काइंड्स ऑफ प्रियम्प्टर। सेक्शन 6 के अंदर 3 कैटेगरीज बयान की गई हैं जो शख्स प्रियम्प्टर बन सकता है। उसमें सबसे पहले है शाफी शरीक, शाफी खलीत और शाफी जार। इनको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शाफी शरीक वो शख्स है जो किसी प्रॉपर्टी के अंदर ज्वाइंट ओनर हो। शाफी खलीत वो शख्स होता है जिसकी आपकी प्रॉपर्टी के साथ ईजमेंट राइट जुड़े हों, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट, राइट ऑफ वाटर, ये राइट्स जुड़े हों। और शाफी जार वो शख्स होता है जिसकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी के साथ एडजेसेंट होती है, साथ वाली प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑन विच द राइट ऑफ प्रियम्पशन कैन बी क्लेम्ड। कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हक शुफा क्लेम किया जा सकता है। पंजाब प्रियम्पशन एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 2 काइंड्स हैं प्रॉपर्टी की जिसके ऊपर राइट ऑफ प्रियम्पशन क्लेम किया जाता है। एक एग्रीकल्चरल लैंड और दूसरा विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो ज़रूरी जमीनें होती हैं या फिर गांव की दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कोई घर हो, कोई और जमीन हो जिसके ऊपर काश्तकारी तो ना होती हो लेकिन वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है। तो इन 2 काइंड्स के ऊपर राइट ऑफ प्रियम्पशन क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ प्रियम्पशन। अगर तो प्रियम्प्टर कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले खरीदार के साथ, मतलब जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रियम्प्टर कोई और शख्स है, वो क्लेम करने की बजाय उस खरीदार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो ऐसी सूरत में अब वो हक शुफा नहीं कर सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता। और अगर जो प्रियम्प्टर है वो हाथ मिला ले किसी ऐसे शख्स के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ कोई डील कर ले, कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले जिसका हक शुफा है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में भी वो अपना हक शुफा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसका हक शुफा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है व्हेन द राइट ऑफ प्रियम्पशन इज लॉस्ट। कब हक शुफा खो जाता है, खत्म हो जाता है। सबसे पहले है डेथ। राइट ऑफ प्रियम्पशन खत्म हो जाता है अगर तो प्रियम्प्टर मर जाए और वो मरने से पहले अपनी 2 डिमांड्स तो कर चुका हो, लेकिन अगर वो दावा दायर कर देता है अदालत में और उस दावे के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो जाए या फिर दावा दायर करने से पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तो फिर जो उसका हक है, हक शुफा, वो खत्म हो जाता है उसकी मौत के साथ ही। अगर तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं उस हक को, तो पहले तो वो ये फुटिंग इख्तियार नहीं कर सकते कि ये हमारे एंसेस्टर का, हमारे बाप दादा का हक है। उनको अपनी फुटिंग अलग से कायम करनी होगी, वो अपनी बेस अलग बनाएंगे और फिर वो अपना राइट क्लेम करेंगे। लेकिन वो डेथ की वजह से
उस एक्शन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने एंसेस्टर का एक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें रिलीज के राइट ऑफ प्रीएम्पशन तब भी खत्म हो जाता है जब प्रीएम्प्टर अपना हक छोड़ दे, उसको रिलीज कर दे किसी कंसिडरेशन की वजह से। अगर वो कोई कंसिडरेशन ले लेता है और वो अपना हक छोड़ देता है तो ऐसी सूरत में उसका हक खत्म हो जाता है प्रीएम्पशन का। लेकिन अगर तो उसे ये पता चलता है कि सेल प्रॉपर्टी हो रही है और वो उस टाइम ना तो उस प्रॉपर्टी की ऑफर कोई करता है ना ही उसको बाय करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में अगर प्रॉपर्टी कहीं और बिक जाती है तो अब वो उसके ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। उसका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो इस बात पे खत्म नहीं होगा कि पहले तो तुम्हें पता था कि ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो तुमने पहले क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये अराइज ही तब होता है जब सेल कंप्लीट हो जाती है, बोनाफाइड हो, कंप्लीट हो। तो पहले तो सेल हुई ही नहीं और तब अगर उसने ऑफर नहीं भी की तो ऐसी सूरत में भी उसका हक शुफा खत्म नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें एक्विजेंस। एक्विजेंस का मतलब कॉन्सेंट या एग्रीमेंट। अगर तो कोई शख्स अपनी मर्जी से वो हक छोड़ दे, वो अपनी कंसेंट के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले, कोई बात कर ले बायर के साथ, तो ऐसी सूरत में भी उसका हक शुफा खत्म हो जाता है, वो उसका हक शुफा उससे खो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड बाय प्रीएम्प्टर फॉर फाइलिंग सूट फॉर प्रीएम्पशन के अगर तो प्रीएम्पशन का दावा दायर करना है तो उसके लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी प्रीएम्प्टर को। सेक्शन 13 पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का बयान करता है इसमें कैटेगरीज के जो जो उसने फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है। उसमें सबसे पहले है तलब मुवातिबत। ये तलब मुवातिबत फर्स्ट डिमांड होती है जो प्रीएम्प्टर क्लेम करता है जब उसके नॉलेज में आ जाए कि प्रॉपर्टी बिक गई है और वो उस वक्त उसको क्लेम कर दे कि ये मैं खरीदना चाहता हूं, तो ये उसकी तलब मुवातबत होती है। फिर उसके बाद तलब इशाद है, इसके अंदर वो सेकंड डिमांड करता है, वो खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी को और ये सेकंड डिमांड वो विटनेसेस के सामने करता है या फिर तब कर देता है जब जो बायर है या फिर सेलर वो उसके सामने आ जाए। तलब मुवातबत के अंदर जब उसको पता चला, उसके इल्म में आया कि प्रॉपर्टी बिक गई है और उस मीटिंग के अंदर सेलर या बायर मौजूद है और उसने वहां पे ऐलान कर दिया है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो ऐसी सूरत में उसकी तलब मुवातबत और तलब इशाद ये मर्ज हो जाती हैं। उसकी फर्स्ट टू डिमांड्स एट अ टाइम कंप्लीट हो जाती हैं। फिर उसके बाद तीसरी आ जाती है तलब खुसूमत कि अगर तो पहली दो डिमांड के बाद भी वो प्रॉपर्टी उसको नहीं बेची जाती तो ऐसी सूरत में वो अदालत में दावा दायर करता है। ये जो दावा है ये उसकी तीसरी डिमांड होती है और इसको तलब खुसूमत कहते हैं। चौथे नंबर पे ज़र स्वाम आ जाता है। ऐसी सूरत में ज़र स्वाम के अंदर जब कोई प्रीएम्प्टर क्लेम करता है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तो फिर वो उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होती है उसका 1/3 कोर्ट में सबमिट करता है, कोर्ट में जमा करवाता है ताकि ये उसकी इंटेंशन वाज़े हो सके कि वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने में सीरियस है, वो कोई फ्रॉडुलेंट केस या अदालत का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ना वो पार्टीज को तंग करना चाह रहा है। तो ये जो वो रकम जमा कराता है इसको ज़र स्वाम कहते हैं। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।